सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, कहा जीटीपीएल के तहत कराई गई परीक्षाएं रद्द। सीआईडी एसआईटी जांच में कई तथ्य आए सामने। ऐलान के बाद छात्रों ने मनाया जश्न। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान। बीजेपी राष्ट्रीय कमेटी में 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री शामिल। 22 अगस्त को होगी नए पदाधिकारियों की परिचय बैठक। नशा माफिया युवा पीढ़ी को खोखला बना रहे, गोरखपुर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने कहा, खिलाड़ियों को हम नौकरी देंगे, हर गांव में खेल मैदान हमारा लक्ष्य। पटना में देश भर में ईएलसी 2.0 लॉन्च। युवाओं को चुनावी साक्षरता से जोड़ने की पहल। सीएससी ने शिक्षा संस्थानों की भूमिका पर दिया जोर। हापुड़ में जैश से जुड़े संदिग्ध को यूपी एटीएस ने पकड़ा। दर्जे के नाम पर चंदा लेने का आरोप, पाकिस्तान भेजने का किया जा रहा दावा। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ, और रांची से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। जीटीपीएल के तहत कराई गई परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जेएसएससी मामले में गिरफ्तारी की जा रही है। मुख्यमंत्री सोरेन का ये बड़ा बयान। सीआईडी एसआईटी जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। जेएसएससी शेड्यूल परीक्षा भी रद्द। ऐलान के बाद छात्रों ने जश्न मनाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में लगातार छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब छात्रों के हित में और छात्रों के पक्ष में ये बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के पक्ष में ये बड़ा ऐलान किया है। जीटीपीएल के तहत कराई गई परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। जेएसएससी मामले में गिरफ्तारी की जा रही है। जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और साथ ही कई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। और अब देखिए, छात्रों के पक्ष में फैसला आने के बाद से छात्र यहां जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। और रांची से वरिष्ठ पत्रकार सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, देखिए, लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और अब छात्रों के पक्ष में ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली को लेकर 24 दिनों से जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लंबे समय के बाद आज उनके लिए खुशखबरी आई है। और खुद मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ लगभग 4 घंटे के वार्ता के बाद आज मीडिया के सामने आकर ऐलान किया है कि जेपीएससी की चूंकि एग्जाम को लेकर पहले ही समिति बन गई थी, जो 3 राउंड की बातचीत हुई थी, और आज 4थे राउंड की बातचीत होनी थी। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वार्ता किया, और वार्ता करने के बाद मीडिया के सामने आके खुद उन्होंने कहा कि छात्रों की जो मांग है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं गंभीर है और चिंतित है। उन्होंने ऐलान किया आगे कि टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम 2014 के बाद से जो एजेंसियां रही हैं और टीडीपीएल के खासकर जो एग्जाम लिए गए हैं, उसमें सभी एग्जामों की सीआईडी जांच की जाएगी। और उसको अगर जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम है, जो छात्र जिसको लेकर मांग कर रहे थे, उसको रद्द करने का खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है। और इस ऐलान के बाद छात्रों में एक जश्न का माहौल देखा जा रहा है। छात्रों की तरफ से बयान आ रहे हैं कि कम से कम सरकार ने एक सार्थक कदम उठाया है। हालांकि सीबीआई जांच की जो मांग हो रही थी, उसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है, लेकिन छात्रों में अभी संतोष देखा जा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर कहा था कि आप खुद छात्रों से मुलाकात करिए और उनकी जो समस्या है उस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। और उसी का शायद ये नतीजा भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने बैठक करने के बाद खुद ये बयान दिया है कि छात्रों की जो मांग है उसको मान ली गई है। और यही वजह भी रही है कि आज छात्रों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। और
सीनियर IAS अधिकारी हैं अमिताभ कौशल, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी 2014 से लेकर अब तक ये PSC और JSSC में जितने भी एग्जाम हुए हैं और उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं, किस तरह से धांधली हुई है, तमाम चीजों की जांच की जाएगी और छात्रों के हित के लिए जो भी निर्णायक कदम होगा सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी मांगों को लेकर गंभीर भी है। और यही वजह भी रही है कि आज मुख्यमंत्री खुद सामने आकर छात्रों की समस्या को लेकर बातचीत किया है और उनकी मांगों को लेकर उन्होंने छात्रों को अवगत कराया है। जी, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन पर थे, लगातार उनकी मांगे अब देखिए इस वक्त पूरी होती हुई नजर आए। अभी क्या कुछ माहौल दिख रहा है, क्या छात्र धरना स्थल से हटने शुरू हो गए हैं? चूंकि ये थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री के द्वारा ये बयान आया है, छात्रों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन छात्र प्रतिनिधि भी इसके बाद से एक बैठक करेंगे और वो देखेंगे, क्योंकि देखिए एक विश्वास की जो कड़ी होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। अगर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से बातें कही गई है तो भरोसा तो छात्र कर रहे हैं, लेकिन वो जो विचार विमर्श करेंगे और बैठक करेंगे और उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि धरना असल पे वो कब हटते हैं या कब उसको खत्म करते हैं। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से जंतर मंतर में हुए प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था, शायद झारखंड सरकार उस चीजों से अवगत थी और वो नौबत नहीं आने देना चाह रही थी। यही वजह रही है कि छात्रों की मांगों को लेकर प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए सरकार ने खुद सामने से आकर, खासकर मुख्यमंत्री खुद सामने से आकर लगभग 4 घंटों की कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक हुई है और एक स्वर में सभी ने कहा है कि छात्रों की जो मांग है उसके साथ सरकार खड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार जब छात्रों की मांगों के साथ खड़ी है तो छात्र भी कहीं ना कहीं उससे उत्साहित है। अब ये देखने वाली बात ये होती है कि छात्र इस आंदोलन को कब खत्म करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए CID की बात कर ले, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी ये बड़ा बयान दिया है जिसके बाद SIT जांच में भी कई तथ्य ऐसे सामने आए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि गिरफ्तारी लगातार हो रही है। कितने लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी और कितने लोग रडार पर हैं? ये देखिए, ये JPSC और JSSC मामले में जब ये पहला मामला जब सामने आया था तो JPSC के जो अध्यक्ष हैं एल खयांते, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इसको लेकर मीडिया में बातें आ रही थी, बीजेपी ने सवाल भी उठा रहे थे कि क्या वो उन्होंने इस्तीफा दिया है या सरकार ने उनसे इस्तीफा लिया है। JPSC में 3 सदस्य भी थे, उन्होंने भी 4 दिन पहले उनसे भी इस्तीफा लिया गया था और उन पे भी जांच चल रही थी। आज CID की टीम ने भी JSSC कार्यालय में जो सचिव है उनसे भी कई घंटों तक पूछताछ की, कई कागजात खंगाले गए। तो लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई की रही थी और जो इस पूरे नेटवर्क का जो किंगपिन माना जा रहा था अभय तिवारी, उसको वो खुद CID के कस्टडी में है और उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। कई रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से पेपर सेट किया जाता था या किस तरह से जो क्वेश्चन होते थे अलग अलग जगहों पर जाकर उनको रटवाया जाता था और उसको रटवाने के माध्यम से लीक किया जाता था। कितने पैसे की लेन देन होती थी, लगभग 25 लाख से लेकर 75 लाख के आसपास में इसकी बोली लगती थी। नेपाल तक भी इसके तार जोड़े जा रहे थे। तो तमाम मामले जो है वो CID इसकी जांच कर रही है और परत दर परत जो है वो उसकी जांच का खुलासा भी कर रही है। हालांकि छात्रों को कहीं ना कहीं भी अभी आने बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि उत्तर प्रदेश से जुड़े खिलाड़ियों ने भी देश के लिए मेडल जीते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ऐलान किया कि देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस समेत कई विभागों में खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की हर पंचायत में मिनी स्टेडियम बनाने की भी बात कही। सरकार का लक्ष्य गांव-गांव तक खेल सुविधाएं पहुंचाना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बना रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जोन का मतलब स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन। एक छत के नीचे नौजवान की स्किलिंग भी होगी, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। युवा के
जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी माफिया, वह नकल माफिया हो या किसी भी फील्ड का शिक्षा माफिया हो, अगर उसने किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करते हुए हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी 9 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, उनमें से 3 खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं। एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मेडल यूपी से जुड़े हुए खिलाड़ियों ने देश के लिए प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल की नीति ही ला करके खेल के लिए जो लड़का, जो भी युवा, जो छात्र खेल के लिए अपना समय देगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, हम उसको सीधे नौकरी देंगे। आप सोचो, 500 से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। खेल विभाग में सहायक निदेशक से लेकर के और डिप्टी एसपी तक का पद हमने खेल के उन सभी नौजवानों को दिए हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं। कई नौजवान, किसी ने हॉकी में, किसी ने कुश्ती में, किसी ने किसी अन्य खेल में, कबड्डी में जो मेडल जीते हैं, उसके लिए हम लोगों ने किया है। और अभी बहुत शीघ्र, यानी मान के चलिए कि अगले 1 महीने के अंदर फिर से 500 यूपी के नौजवानों को, खेल में मेडल प्राप्त करने वालों को हम फिर से यूपी पुलिस में और यूपी के अलग अलग विभागों में नौकरी देने जा रहे हैं। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं, आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति। सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो, या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो, या किसी भी फील्ड का माफिया। अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी। और अपने उस युवा शक्ति को इससे बचाने के लिए आवश्यक है। और कानपुर के मर्चेंट चैम्बर राहौल में राशन कोटेदारों के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से नई व्यवस्था का शुभारंभ किया। प्रदेश के करीब 78,000 उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने में कोटेदारों की भूमिका की सराहना की। इसके साथ ही ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की गई, जिससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं कोटेदारों की अतिरिक्त आय के लिए राशन दुकानों पर नशे के सामान को छोड़कर 49 तरह की अन्य वस्तुएं बेचने की अनुमति दी गई है। धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि आज उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 78,000 से भी ज़्यादा जो हमारे उचित दर की दुकानें हैं, जो राशन का वितरण की प्रक्रिया चलती है, उसको काफ़ी पारदर्शी किया है, डिजिटली भी किया है। एक भी शिकायत राशन के विक्रेताओं की नहीं पहुंच रही है। मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, विधायक हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, हमारे अधिकारीगण भी पूरी तन्मयता के साथ इस पर पैनी निगाह रखते हुए लोगों को लाभान्वित कराते हैं। और आज मुख्यमंत्री जी ने उनका मानदेय, जो उनका लाभ है, वो लाभ उनको 125 रुपए करके 90 से, पहले 2017 के पहले 70 रुपए हुआ करता था, उसको 90 रुपए तक ले गए। उसके बाद अब 125 रुपए करके मुख्यमंत्री जी ने उनकी आय को बढ़ाया है, लाभ को बढ़ाया है। और कानपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के काफिले के दौरान हंगामे का मामला सामने आया है। 15 अगस्त को कानपुर देहात जाते समय बिल्हौर में स्वागत कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव का काफिला आगे बढ़ रहा था और इसी दौरान नारामऊ में
से जिला पंचायत सदस्य गगन ठाकुर ने कथित तौर पर अपनी गाड़ी काफिले के बीच में लगाने की कोशिश की। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद गगन ठाकुर की सुरक्षा कर्मियों से बहस और गाली गलौज होने का आरोप है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गगन ठाकुर के हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी दिखाई दे रही है। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां यूपी एटीएस ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का ये बड़ा दावा किया गया है। मदरसों के नाम पर चंदा जुटाकर पाकिस्तान भेजने का आरोप। सोशल मीडिया पर जिहाद से जुड़े संदेश फैलाने का भी ये बड़ा आरोप लगा है। पाकिस्तानी हैंडलर्स और जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप से संपर्क का दावा किया जा रहा है। यूपीआई के जरिए संदिग्ध लेन देन का आरोप है। आरोपी पर यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। यूपीआई के जरिए संदिग्ध लेन देन का भी बड़ा आरोप लगाया गया है। तो जैसे मोहम्मद से जुड़े होने का ये बड़ा दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी पर यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यूपी एटीएस ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी सफलता मानी जा रही है, जहां जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का ये बड़ा दावा किया जा रहा है। मदरसों के नाम पर चंदा जुटाकर पाकिस्तान भेजने का ये बड़ा आरोप लगा है। यूपीआई के जरिए संदिग्ध लेन देन होते थे। आरोपी पर कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यूपी एटीएस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के ये तार जुड़े होने की भी खबर सामने आ रही है, जहां यूपीआई के जरिए बताया जा रहा है कि लेन देन होता था। यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि चंदे के नाम पर ये पूरा हेरफेर होता था और साथ ही जो लेन देन होता था वो यूपीआई के जरिए होता था। मदरसों के नाम पर चंदा लिया जाता था और जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े होने की भी बात कही जा रही है। हालांकि देखिए, ये बड़ी कामयाबी मिली है, जहां संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद से इसके तार जुड़े हुए हैं, जहां मदरसे के नाम पर चंदा जुटाकर पाकिस्तान भेजने का ये बड़ा आरोप लगा है। यूपीआई के जरिए लेन देन होने की ये बात सामने आ रही है, जिसके बाद यूपी एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और साथ ही इस पूरे मामले में और कौन कौन शामिल है इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान में पैसे भेजने का यह आरोप लग रहा है, जहां मदरसे के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जाता है और फिर पाकिस्तान भेजा जाता है। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। यूपीआई के जरिए लेन देन की बात सामने आ रही है और सावन के तीसरे सोमवार को कानपुर के बिठूर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने रामघाट, पत्थर घाट और ब्रह्मवर्त घाट समेत प्रमुख गंगा घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और जरूरी सुविधाओं का जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भीड़ को व्यवस्थित रखने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए गए और साथ ही पुलिस ने घाटों पर चाक शबंद व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। तो रामघाट, पत्थर घाट और ब्रह्मवर्त घाट का निरीक्षण किया गया। सावन के सोमवार पर घाटों की सुरक्षा का जायजा लिया गया, जहां गंगा घाटों पर पुलिस सुरक्षा का निरीक्षण किया गया। डीसीपी वेस्ट ने परखी घाटों की सुरक्षा व्यवस्था
बागपत में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार प्रिंस को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आरोपी की गोली दरोगा शैलेंद्र कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी, जिससे उनकी जान बच गई। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस पर फायरिंग का ये बड़ा आरोप लगा है। और उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गंगा घाट थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में लूटकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कनोडिया पंप के आगे विकलांग स्कूल के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी है, जबकि तीसरे आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शईम उर्फ शोएब, शफीक उर्फ जग्गा और अली रजा उर्फ राजा के रूप में हुई है। पुलिस ने करीब 2,95,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल, सोने चांदी के आभूषण और 2 तमंचे बरामद किए हैं। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वही शाजापुर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। जैतीपुर थाना क्षेत्र के मरुआझाला पुलिया के पास पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में चंदन नाम के 10,000 रुपए के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक, मोबाइल और नकदी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक चंदन लूट के मुकदमे में वांछित था। वह उसका साथी शिवम अंधेरे का झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। और वृंदावन में हरियाली तीज के दौरान गाड़ी एंट्री को लेकर बीजेपी विधायक और पुलिस अधिकारी आमने सामने आ गए। मामला 100 शया तिराहे का है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात प्रतिबंध लगाए थे। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ की कोल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अनिल पराशर के काफिले को लेकर ड्यूटी पर तैनात डीएसपी अमित पाठक ने एंट्री मैसेज और गाड़ियों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच देखी बहस हो गई। वायरल वीडियो में विधायक पुलिस अधिकारी से नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। मामला बढ़ता देख दूसरे पुलिस अधिकारी ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया। फिलहाल मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हापुड़ तहसील के चंबरी फाटक इलाके में शमशान घाट जाने वाला रास्ता बदहाल है। सड़क पर जलभराव और कीचड़ के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेकर जा रहे सैकड़ों लोगों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। इस दौरान लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बदहाल रास्ते का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के बाद रास्ते की हालात और ज्यादा खराब हो गई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत और जलभराव की समस्या दूर करने की मांग की है। अमरोहा में कावड़ यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे 9 पर बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां आधी रात कावड़ियों के साथ चल रहे डीजे में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि साथ ही कावड़ियों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि आग ने विकराल रूप नहीं लिया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। डीजे में लगी आग बुझाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।